हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब ये है इंक्रीज इन द साइज ऑफ आर्गन, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। इसका मतलब ये है डिस्प्लेजिया मीन इरेगुलर इंक्रीज इन द सेल नंबर। ये तो कैंसर की तरफ बात जाती है। एनाप्लेजिया इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मीन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। लेकिन देखिए अगर सेल यहाँ पे एक है और फिर ये कितने हो जाए, दो, और ये आगे बढ़ते रहे, लेकिन सेल की साइज में सिमिलैरिटी मेंटेन है कि नहीं, ऐसा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल जिसमें सेल की जो साइज है वो आपस में क्या हो, सेम, वो हाइपरप्लेजिया है। लेकिन अगर डी फॉर एग्जाम्पल डिसऑर्डर्ड हो, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा और वो बढ़ जाए, वो डिस्प्लेजिया है। तो डिस्प्लेजिया में डिसऑर्डर्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, इसमें ऑर्डरली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल है। दूसरी बात, एपिथीलियम का एक से दूसरे में चेंज होना इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया। बेरेट एसोफेगस का नाम सुना है, या चेंजिंग ऑफ वन टाइप एपिथीलियम इनटू अनदर टाइप, दैट इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया। अब यहाँ पे पॉइंट दे के थोड़ा सा मैंने ये उधर एक्सप्लेन भी किया है। द हार्ट, बताए शाबाश, ये कौन सा वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से कौन सी चीज निकलती है, एयोर्टा। अब क्रोनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट है 20 साल से, तो उसके यहाँ पे प्रेशर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी क्या, नहीं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप ब्लड टुवर्ड द होल बॉडी। अब इस रेजिस्टेंस के खिलाफ लेफ्ट वेंट्रिकल को काम ज्यादा करना पड़ेगा कि कम, ज्यादा। और ये काम तब ज्यादा करेगा जब इसके अंदर पावर हाउस ऑफ द सेल को बढ़ाए, माइटोकॉन्ड्रिया। जितना माइटोकॉन्ड्रिया सेल में ज्यादा आएगी तो वो सेल साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या होगी, हाइपरट्रोफी। और अगर ये फिर भी ट्रीट ना करे तो बाद में हार्ट फेलियर लीड टू डेथ। क्योंकि अगर आप पंप नहीं कर सकते हार्ट से तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, पर्सन बिकम डाई। whenever a person die because of chronic hypertension and if they ask any cellular change in the heart, think about hypertrophy। और किस वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की। याद रहेगी क्या, नहीं। ये दोनों पॉइंट से इंपोर्टेंटली फॉर एमसीक्यूज पर्पसेस, रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। अब आते हैं जनाब के व्हाट आर दी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो हेडिंग दे दे कि हाउ वी कैन मैनेज हाइपरटेंशन। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन हेडिंग दे दे, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ओके जी। तो मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में आप लोग ये याद रखें, नंबर 1 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो सकती है कि नहीं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दी मैनेजमेंट। और इसमें लेके नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट, जो मेडिसिन के जरिए हम बीपी को कम कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड मेडिकल मैनेजमेंट। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकल मैनेजमेंट, इन दोनों तरीकों से हम बीपी पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, तो अब आप लोगों ने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में लिखना है, नंबर 1 इज रेगुलर एक्सरसाइज। हम पेशेंट को यही कहते हैं कि आप रेगुलर क्या करें, एक्सरसाइज क्या करें। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में नंबर 1 इज रेगुलर एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 to 40 मिनट। कितने मिनट के लिए, 30 to 40 मिनट। क्या आप रेगुलरली वॉक क्या करें। अगर कोई बंदा दौड़ सकता है, बस जस्ट लिटिल बिट आहिस्ता दौड़ सकता है, इट्स इज मच बेटर। वरना रेगुलर जो वॉक स्टेप है वो 30 to 40 मिनट्स होनी चाहिए। फिर इसको बताते अवॉइड स्ट्रेस, कि स्ट्रेस को क्या करें, अवॉइड क्या करें। तो आजकल के ज़माने में इम्पॉसिबल है अवॉइड द स्ट्रेस, क्योंकि आजकल जो ज़िंदगी है वो स्ट्रेस से ही भरी हुई है। तो अवॉइड द स्ट्रेस कैसे वो करेगा, बाई taking part in so many things, for example like watching the TV, watching the movies, reading अखबार, कुरान, रिसाइट द होली कुरान, नमाज पढ़ना, जिक्र करना, इन सब चीज़ों के ज़रिए ये अपना स्ट्रेस को किसी हद तक क्या कर सकता है, कम कर सकता है। नेक्स्ट इज डिक्रीज साल्ट इनटेक। हम इसको कहते हैं कि साल्ट इनटेक क्या करे, वो कम करे, क्योंकि साल्ट इज एब्रप्टली इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर।
तो डिक्रीज साल्ट इनटेक, डिक्रीज सोडियम इनटेक, कि हम उसको ये कहते हैं कि आप कोशिश करें कि साल्ट कम से कम खाया करें। तो रेगुलर एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स, अवॉइड द स्ट्रेस एंड डिक्रीज साल्ट इनटेक। इस एक्सरसाइज से फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो सर्कुलेशन है वो एक्टिव सर्कुलेट होगी। दूसरी बात यह है कि इससे अगर वो वेट लूज कर सकता है तो ओबेसिटी की चांसेस कम होगी, क्योंकि ओबेसिटी इट सेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। तो ये तीन चीज़ें हैं, इस पे न पैसे लगते हैं न जनाब इस पे हम जो दवाई है, ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, ये अपने हाथ में है। अगर हम इस तरह अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें तो बहुत हद तक हम बीपी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, इस पे तो मैंने 1 घंटा लेक्चर लिया है आप लोगों को, जो बेसिक हमने पढ़ी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को, जो लोग नए हैं, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, if they want to study in a much more detail, फिर basic is the key to understand the clinical। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, इधर देखें, इसमें हम 4 हेडिंग देते हैं, A, B, C और D। अब मैं दूसरे तरीके से इसको पढ़ाता हूँ, आप लोग भी नोट करें। A stand for 2 things, number 1 is ACE inhibitors, angiotensin converting enzyme inhibitor। लेकिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग अगर काम ना करे फिर ARBs, नाम सुना है कि नहीं, दैट इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। फिर हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है CVS में जब हम बेसिक पढ़ रहे थे। ACE इनहिबिटर्स में जो ड्रग्स आते हैं, रिमेंबर कैप्टोप्रेल, इसमें कौन सा ड्रग है, कैप्टोप्रेल, एनालाप्रेल, इसमें रेमीप्रेल आता है, लेसिनोप्रेल भी आता है ना, तो लेसिनोप्रेल, इस तरह इसमें बहुत से ड्रग है, लेसिनोप्रेल। जस्ट रिमेंबर प्रेल फैमिली आर ACE इनहिबिटर्स। द मोस्ट पोटेंट यूज इज कैप्टोप्रेल, जिसका गोली नाम है कैपुटिन। कैपुटिन के नाम से गोली आती है, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में हम देते हैं कैप्टोप्रेल। दीज ड्रग्स आर वंडरफुली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इसका मतलब ये है, इसके लिए के जनाब यूजेस कि ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस DOC फॉर हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, एक MCQ ये लिखते जाए कि भाई जो ACE इनहिबिटर्स है, ये हम उन लोगों में एज अ ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं जिन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किसको डैमेज हो गई हो, किडनी को। दैट इज यूज फॉर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। नंबर 2, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिमॉडलिंग ऑफ द हार्ट। अब ये पॉइंट नया है, रिमॉडलिंग ऑफ हार्ट, ये हम रिमॉडलिंग ऑफ द हार्ट में भी दे सकते हैं। व्हाट इज दिस टर्म, रिमॉडलिंग ऑफ द हार्ट। अगर किसी की ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा टाइम से इंक्रीज रही हो, बहुत ज़्यादा इंक्रीज रही हो, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि उस बंदे के अंदर हार्ट में कुछ चेंजेस आएगी कि नहीं, हाइपरट्रोफी, मतलब ये है कि हार्ट पे एक प्रेशर होता है। अगर बीपी को हमने कंट्रोल भी करना है, एंड वट एवर द एबनॉर्मल चेंज दैट इज अकोरिंग इनसाइड द हार्ट, उसको, उस सेल्स को हम अगर दोबारा रीशेप में लाना चाहते हैं, तो वट एवर द चेंजेस अकरिंग इन द हार्ट, if you want to reshape that cell again, the condition is called remodeling। तो ACE इनहिबिटर न कि सिर्फ ब्लड प्रेशर को कम करती है, बट ये हार्ट के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस को दोबारा नॉर्मल हालत में भी ला सकती है। तो गुड ड्रग और बैड ड्रग, इट इज अ वेरी गुड ड्रग। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिमॉडलिंग ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट आप लोग ये लेके ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक नेफ्रोपैथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई हम डायबिटीज पढ़ेंगे इन अ मच मोर डिटेल। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज कैन इटसेल्फ लीड टू किडनी डैमेज, कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटिक नेफ्रोपैथी। वहाँ पे भी ACE इनहिबिटर्स आर ड्रग ऑफ द चॉइसेस। ये 3 बैनर याद रखे फॉर MCQ क्वेश्चन, इसमें सारे प्रेल वाले फैमिली आते हैं। अब यहाँ इसके लिए के साइड इफेक्ट 2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ACE इनहिबिटर कैन कॉज ड्राई कफ, ये क्या कराते हैं, ड्राई कफ। तो आप लोगों ने जितने एग्जाम दिए हैं इसमें क्वेश्चन होता है कि नहीं, ऐसा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जो ड्राई कफ कराता है, खुश्क खांसी करा सकती है, दे आर प्रेल फैमिली। वो एनालाप्रेल भी दे सकता है, रीमेप्रेल भी दे सकता है, कैप्टोप्रेल भी दे सकता है। कैप्टोप्रेल के C का मतलब क्या होता है, कफ, बट इट शुड बी ड्राई इन नेचर। और नेक्स्ट क्या कराता है, एंजियोएडिमा। एंजियो मीन ब्लड वेसल, एडिमा मीन स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ द फेस। अगर MCQs आ जाए कि पेशेंट इज प्रीवियसली डायग्नोज्ड फॉर हाइपरटेंशन and we are prescribing some medication, but the patient after 3 or 4 days presented back
with the features of dry cough and swelling of the face. Which antihypertensive the patient is taking? ACE inhibitors. तो पेपर में ACE inhibitors नहीं होंगे, उसके एजेंट्स भी होंगे। तो प्रिल के नाम से जो भी ड्रग है वो आप लोगों ने याद रखना है। और इसका नेक्स्ट लिखे जनाब कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन मीन कि हम कहाँ पे नहीं दे सकते। नंबर 1 एलर्जी, जो बंदा एलर्जिक हो, जो बंदा ये कहे कि यार ये ड्रग तो मैंने पहले यूज़ किया था लेकिन इसकी यूज़ की वजह से मुझ पर क्या रहा था, ड्राई कफ, उन लोगों में मतलब ये है कि एसी इनहिबिटर टॉलरेटेबल ड्रग नहीं है, उन लोगों में हम फिर एसी बाहर से नहीं देते। और सेकंड इज प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज एसीई इनहिबिटर्स आर टेराटोजेनिक इन नेचर। Teratogenic means those drugs which can cross placenta from mother, reaches to the fetus and can increase the risk of fetal toxicity. So whenever a pregnancy case come with hypertension, तो हम कौन सा ड्रग देते हैं, अल्फा मिथाइल डोपा, एल्डोमेट के नाम से गोली आती है, हम एसीई इनहिबिटर यूज नहीं कर सकते। बिकॉज ये भी सिक्यूज है, बिकॉज कैन कॉज फीटल लिम्ब डिफेक्ट, ये बच्चों की लिम्ब डिफेक्ट कराता थे। तो लिम्ब डिफेक्ट प्लस किडनी डैमेज, रीनल डैमेज, ये बच्चों के अंदर इनसाइड द मदर यूट्रस इट कैन कॉज फीटल लिम्ब डिफेक्ट प्लस रीनल डैमेज। इस वजह से हम एसी इनहिबिटर नहीं दे सकते। तो याद रहेगी ये पॉइंट्स के नहीं, दीज आर द की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट वन। ARBs की तरफ आते हैं, इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं दैट इज कॉल्ड वालसर्टन, इसको क्या कहते हैं, वालसर्टन, कैंडी सर्टन, ये नाम सुने ना, कैंडी सर्टन एंड टेलमी सर्टन, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। दीज थ्री आर दोज ड्रग्स व्हिच इज प्रेजेंट इन विच कैटेगरी, ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसकी सिर्फ आप लोगों ने एमसीक्यूज में याद रखना है कि दीज आर द बैकअप ड्रग फॉर व्हाट, ACE इनहिबिटर। जो लोग ACE इनहिबिटर को रेजिस्टेंस हो या जिन लोगों में ACE इनहिबिटर्स की वजह से ड्राई कफ एंजियोएडिमा हो, जो टॉलरेट ना कर सके, तो हम सेकंड लाइन ड्रग कौन से दे सकते हैं, ARBs दे सकते हैं। और इसमें और भी याद रखना है कि दीज ड्रग्स आर कंबाइंड इन अ कॉम्बिनेशन विद डायूरेटिक्स, हम किसके साथ ऐड करते हैं, डायूरेटिक्स के साथ। फिर नेक्स्ट आते हैं ए के बाद जो नेक्स्ट था दैट इज कॉल्ड बी फॉर बीटा ब्लॉकर। इसका मतलब ये है कि हम बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। स्पेशली इन द हार्ट वी हैव बीटा 1 रिसेप्टर्स, हार्ट के अंदर कौन सा रिसेप्टर है, बीटा 1। अगर बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए इट कैन इंक्रीज द हार्ट रेट, वो हार्ट रेट को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर हम उस बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करें तो उससे हार्ट रेट कम होगी, हार्ट रेट कम होगी तो बीपी कम हो जाएगी। So if someone asks you what is the role of beta blocker in the management of hypertension, the reason is inside the human heart we have beta 1 receptor. Upon activation it increase the heart rate, और increase the heart rate increase the blood pressure, क्योंकि stroke वॉल्यूम बढ़ जाती है उससे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और इससे बीपी बढ़ जाती है। तो अगर हमने बीपी को कम करना है, हार्ट रेट की पाल्पिटेशन रेट को कम करना है, हमने बीटा 1 को एक्टिवेट करना है कि ब्लॉक करना है, ब्लॉक करना है, तो फिर बीपी जनाब कम हो जाएगी। इसके जनाब एजेंट्स लेके नंबर 1 इज मीटोप्रोलोल, नंबर 1 इज मीटोप्रोलोल, अनदर इज एटीनोलोल, थर्ड इज प्रोप्रानोलोल, नेक्स्ट लेके लेबिटालोल, इसमें भी 2 एमसीक्यूज पक के आते हैं, ठीक है। कार्विडलोल, ठीक है ना, कार्विडलोल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एस्मोलोल, इसमें क्या आता है, एस्मोलोल। तो ओल के जितने भी ड्रग हैं दे आर बीटा ब्लॉकर्स। इसका तो नाम है जनाब एंड्राल, प्रोप्रानोलोल किसके नाम से आता है, एंड्राल। तो जिन लोगों की पाल्पिटेशन होती है, लोगों की जनाब हार्ट रेट बढ़ती है, तो एंड्राल लेते हैं कि नहीं, ये 10 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज लेके मोस्टली भाई ये सारे के सारे ड्रग ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन विच एजेंट इन बीटा ब्लॉकर्स में से अगर क्वेश्चन आ जाए यूज या एक्ट एज शॉर्ट एक्टिंग टू यूज
बिफोर सर्जरी। भाई एक बंदा है, उसकी आपने सर्जरी करनी है, उसकी ऑपरेशन करनी है, लेकिन सर्जरी से पहले उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा क्या है, इंक्रीज है। तो अब सर्जरी कर सकते हैं, उससे पहले आपने बंदे को स्टेबलाइज करना है, उसको कोई ऐसा बीटा ब्लॉकर देना है ताकि ऑपरेशन से पहले पहले उसकी हार्ट रेट हम क्या करें, कम करें। तो लॉन्ग एक्टिंग देंगे कि शॉर्ट एक्टिंग? शॉर्ट। इन सब में से किसके अंदर एस आता है, एस्मोलोल, इट इज शॉर्ट एक्टिंग। तो ऐसा बीटा ब्लॉकर जो ओटी में सर्जरी से पहले पहले हम बाई शॉर्ट एक्टिंग मेथडोलॉजी यूज करना चाहे, तो आंसर विल बी एस्मोलोल। दिस इज द ओनली बीटा ब्लॉकर विच कंटेन एस, और एस स्टैंड फॉर शॉर्ट एक्टिंग। तो यहाँ पे आप लोग लेके एस्मोलोल। भाई लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था ना, आई रिमेम्बर, उसमें यह था कि कौन सा बीटा ब्लॉकर बिफोर सर्जरी इन ऑपरेटिव फील्ड यूज किया जाता है, आंसर इज एस्मोलोल। और एक दफा क्वेश्चन ये भी आया है, एस्मोलोल इज द बेस्ट बीटा ब्लॉकर यूज टू डिक्रीज हाइपरटेंशन बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर बिकॉज ऑफ इट्स डेथ, आंसर इज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसकी ड्यूरेशन शॉर्ट है, ये टाइम इतना नहीं लेता, तो ऑपरेशन से पहले क्विकली ब्लड प्रेशर को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज लेके कि भाई विच बीटा ब्लॉकर, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ बीटा ब्लॉकर विच कैन काज डिसलिपिडीमिया। ऐसा बीटा ब्लॉकर बताए जिससे लिपिड की लेवल पे बहुत बुरी असर पड़ सकती है। डिस मीन एबनॉर्मल, लिपिडीमा मीन लिपिड इन द ब्लड, इसका मतलब एलडीएल एचडीएल की लेवल को बिगाड़ना, दैट इज कॉल्ड डिसलिपिडीमिया या हाइपरलिपिडीमिया। आंसर इज मेटोप्रोलोल, ये भी इंसिक्यूज आता है। तो मेटोप्रोलोल इज अ बीटा ब्लॉकर विच कैन कॉज डिसलिपिडीमिया। इसलिए जो हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट होते हैं उनमें ये ख्याल रखा जाता है कि उसमें हम ज़्यादा तौर पर कौन सा ड्रग यूज नहीं करते, मेटोप्रोलोल। तो मेटोप्रोलोल इज नॉट यूज फॉर डिसलिपिडीमिया रादर देन इट कैन कॉज डिसलिपिडीमिया। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें तीसरा, इसके नीचे लेके थर्ड नंबर एमसीक्यूज, बीटा ब्लॉकर हैविंग एक्ट ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। देखिए हम आगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे भी, और ये हमने बेसिक में 1000 मरतबा पढ़ा है कि सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स आर टू, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। तो सिंपैथेटिक रिसेप्टर में तो ये तो सारे बीटा ब्लॉकर है, इसका अल्फा से कोई लेन देन है नहीं है, लेकिन एक ड्रग है जो बीटा ब्लॉकर भी है लेकिन जाकर किसको भी काम इनहिबिट कर सकता है, अल्फा। तो इसमें लेके कौन सा ड्रग है जिसमें बी है, बी फॉर बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। तो ऐसा बीटा ब्लॉकर जो अल्फा बीटा दोनों पे काम करे, बोथ पे काम करे, वो लेब्यूटालोल होगा। वो कौन सा ड्रग होगा, लेब्यूटालोल। तो लेब्यूटालोल इज अ ड्रग which is itself is a beta blocker, but it is synthesized pharmaceutically in such a way that it can also act on alpha receptors। अगर पेपर में आप बैठे हैं और इसमें इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो अल्फा पे भी काम करता है और बीटा पे भी, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, लेब्यूटालोल। भाई पेपर में ए बी सी डी ऑप्शन में ये नहीं है, द नेक्स्ट आंसर इज कार्बिडोलोल। तो कार्बिडोलोल इज आल्सो अ टाइप ऑफ बीटा ब्लॉकर which can act both on alpha and beta receptors। लेकिन जो प्रैक्टिकली हम क्लिनिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कौन सा है, लेब्यूटालोल है, इसलिए मैंने आप लोगों को इसका एग्जांपल दिया है। लेकिन कार्बिडोलोल आल्सो अ टाइप ऑफ अल्फा बीटा ब्लॉकर बोथ। क्लियर है। नेक्स्ट ड्रग आप लोग लेके इसके बाद के विच बीटा ब्लॉकर not used in bronchial asthma। क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, वो कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो आस्थमा पेशेंट में हम यूज नहीं कर सकते, आंसर इज प्रोप्रानोलोल। वो कौन सा है, प्रोप्रानोलोल। द रीजन इज कि दिस ड्रग नॉट ओनली इनहिबिट बीटा 1 बट इट इनहिबिट आल्सो बीटा 2। लेकिन हार्ट के ऊपर कौन सा होता है, बीटा 1। अब इधर देखें, ये जनाब ट्रेकिया के बाद जो एयर वे है दे आर कॉल्ड ब्रोंकस। इसमें क्या होता है, ब्रोंकस इज अ एयर वे विच आर द ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया। अब जो आस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उसकी ऑलरेडी पहले से ब्रोंको क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। वेरी गुड।
Therefore, the asthma patient develop airway resistance and they lead to abnormal whistling sound during respiration. It is called wheeze. आस्थमा के लोग जो है ना वो जब सांस लेते हैं तो कोई नहीं होता, ये जब सांस छोड़ते हैं ना तो फिर हमें क्या होता है, एक विस्लिंग साउंड सुनने को मिलती है। तो ये इंस्पायरेशन में वीज करते हैं कि एक्सपायरेशन में, इसलिए भी एमसीक्यूज है। इन अ ब्रोंकियल आस्थमा देयर इज एक्सपायरेटरी वीज, इसके अंदर क्या होता है, एक्सपायरेटरी वीज। अब यहाँ पे इस ब्रोंकस के अंदर रिसेप्टर होते हैं बीटा 2। अगर हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम बीटा 2 को प्लस करें, प्लस मीन एक्टिवेट, इट कैन कॉज ब्रोंको डायलेशन। ये क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन। अगर बीटा 2 रिसेप्टर को ब्रोंकस के अंदर हम क्या करें, इनहिबिट, तो ये क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। तो आस्थमा पेशेंट में पहले से क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। और अगर आप ऐसा ड्रग दे जिससे बीटा 2 रिसेप्टर को हम ब्लॉक करें, वो मजीद क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। द पेशेंट बिकम रिलीफ और पेशेंट बिकम वर्सन, वर्सन हो जाता है, तो ये बुरी बात है ना। तो प्रोप्रानोलोल न कि ओनली बीटा 1 को ब्लॉक करता है बट इट आल्सो ब्लॉक बीटा 2। तो बीटा रिसेप्टर तो एक बीटा 1 है और एक बीटा 2। मैंने एक ड्रग दे दिया ए, इसने जाकर सिर्फ किसको खराब किया, बीटा 1 को ब्लॉक किया, तो इसने दोनों में सिलेक्शन किया कि दोनों को खराब किया। तो ऐसा बीटा ब्लॉकर जो एक पे काम करे, दे आर कॉल्ड सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, यह कॉल्ड सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। लेकिन अगर मैंने एक और ड्रग दे दिया बी, इसने इसको भी ब्लॉक किया और इसने इसको भी ब्लॉक किया, तो इसने सेलेक्ट किया कि दोनों को, तो ये सेलेक्टिव है कि नॉन सेलेक्टिव, ये नॉन सेलेक्टिव, सिलेक्शन नहीं करता, ये दोनों को ब्लॉक करेगा। अगर दोनों में से किसी एक को हम सेलेक्ट करके ब्लॉक करें, वो क्या है, सेलेक्टिव है। लेकिन ऐसा बीटा ब्लॉकर जो दोनों को ब्लॉक करे, तो ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव। तो प्रोप्रानोलोल सेलेक्टिव है कि नॉन सेलेक्टिव, ये नॉन सेलेक्टिव है। ये न कि सिर्फ बीटा 1 को बल्कि बीटा 2 को भी ब्लॉक करता है। देयरफॉर प्रोप्रानोलोल बिकॉज ऑफ इट्स नॉन सेलेक्टिव नेचर इट इज हाईली कंट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ आस्थमा पेशेंट। ये बात रहेगी याद क्या नहीं कि आस्थमा पेशेंट में हम नहीं देते। इनमें से अगर आ जाए विच इज द बेस्ट बीटा ब्लॉकर विच इज हाईली सेलेक्टिव फॉर द हार्ट, आंसर इज एटिनोलोल। वो कौन सा है, एटिनोलोल। तो मैं एटिनोलोल के साथ यहाँ पे लिख सकता हूँ बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिविटी, ये सब में से क्या है, हाईली सेलेक्टिव है। भाई एक बंदा है, उसकी बीपी इंक्रीज है, उसकी हार्ट रेट भी ज्यादा है, और वो आपसे एज अ डॉक्टर ये पूछना चाहे, और वो आस्थमा का पेशेंट है, उसको सांस लेने की दुश्वारी हो रही है, और आपको एज अ डॉक्टर ये पूछना चाहे कि डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी दवाई दे दे कि मैं ठीक भी हो जाऊं और मेरे सांस से भी कुछ असर ना पड़े, यू हैव टू गो फॉर एटिनोलोल। हम कहते हैं ये जेफनोल के नाम से आता है, ZAFNOL। जेफनोल टेबलेट मिलते हैं, ये बहुत कॉमन है, 4 mg में आते हैं जेफनोल। इट इज बेस्ट फॉर ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर। घर में किसी की बीपी हाई होती हो और आप कहे कि यार एक ऐसा ड्रग दे दूं कि बीपी भी सेटल हो जाए और कॉम्प्लिकेशन से भी बंदा बचे, जेफनोल इज द टेबलेट विच कंटेन एटिनोलोल। इसके अंदर क्या होता है, एटिनोलोल होते हैं। क्लियर है। तो ये तो जनाब हमारे पास बीटा ब्लॉकर की कहानी है। अब इसके बाद आता है CCB। CCB इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये CCB के आगे हम पढ़ेंगे। CCB मीन, इसका मतलब यह है कि ब्लड वेसल्स है। ये आगे CCB डायबिटिक में रीजनल में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो CCB है वो आप लोगों को पता है, एक कार्डियो सेलेक्टिव, एक नॉन कार्डियो सेलेक्टिव। वेरापामिल, डेल्टियाजम, निपेडिपिन, नेमोडिपिन, याद है कि नहीं याद है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्लड वेसल इट विल कंट्रैक्ट बाय कैल्शियम। अगर हम ब्लड वेसल को डायलेट करें तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो बीपी कम हो जाएगी। इसलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर यूज टू कॉज वेजोडाइलेशन, डिक्रीज द रेजिस्टेंस। ये इसकी मेथोडोलॉजी है। दूसरी बात याद रखें, इफ अ क्वेश्चन कम कि एनी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन विच लीड टू पेडल एडिमा, लोअर लिम्ब एडिमा कराए, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। क्योंकि कैल्शियम चैनल अगर ज्यादा ब्लॉक हो जाए तो वेसल बिकम टू मच डायलेट, और ज्यादा डायलेट होने की वजह से ब्लड वेसल से बाहर लीक करेगी कि नहीं, इट कैन लीड टू पेरिफेरल एडिमा। एंजियो एडिमा ACE इनहिबिटर है, पेरिफेरल एडिमा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इनहिबिटर है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर बीपी बहुत ज्यादा हो जाए तो ब्रेन के अंदर ये रप्चर करके क्या कराता है, सब अराकनाइड हीमोरेज। थोड़ी देर पहले बोला है कि नहीं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन को देखे ना, इसमें हमने क्या बोला, if there is increase uncontrolled blood pressure it will increase the risk of
सब अरेक्नोइड हेमोरेज। तो इसके अंदर पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होगी जम, इसमें पेशेंट वॉर्स हेडेक के साथ आएगा, थंडर क्लैप हेडेक के साथ आएगा। इसमें अगर ड्रग ऑफ द चॉइस आ जाए रिगार्डिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दैट इज निमोडिपिन। ये कौन सा ड्रग होगा? निमोडिपिन। हमने पढ़ा है कि नहीं? एंड दिस इज द बेस्ट एंड वेरी वेरी कॉमन एमसीक्यूज क्वेश्चन दे विल आस्क यू इन द एग्जाम। क्लियर है? तो अगर डिपिन की जितनी ड्रग है, इसमें एक होता है नेफेडिपिन, एक होता है नेकार्डिपिन, तो ये सारे के सारे कौन से ड्रग है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एक होते हैं एम्लोडिपिन, एक क्या होता है? एम्लोडिपिन। ये सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये भी ज्यादा हाइपरटेंशन में लोग लेते हैं, एम्लोडिपिन। और एक होते हैं निमोडिपिन। तो सब अरेक्नोइड हेमोरेज, इसके अंदर जो ब्लीडिंग है या इसके अंदर जो हेमोरेज है वो तो ब्रेन के अंदर हो रही है, तो हमने ऐसा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है जिससे हम क्या करें, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकें। एंड द ड्रग इज ओनली निमोडिपिन। So the calcium channel blocker which can cross blood brain barrier used commonly for the treatment of subarachnoid hemorrhage, answer is nimodipine। ये क्या होगा? nimodipine। Another question, diuretic। diuretic हम क्यों, what is diuretic? ये हम renal system में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन it is a type of medication which is used to excrete excess fluid from the body, जिससे हम यूरिन की वॉल्यूम को बढ़ा सके, इसको डायूरेटिक कहते हैं। तो हाइपरटेंशन बंदे में बॉडी के अंदर फ्लूइड या रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर, इसकी ज्यादा से बीपी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। तो अगर हम डायूरेटिक्स दे दें जिसके जरिए हम एक्सेस बॉडी फ्लूइड को क्या करें, फ्लश करें, तो इससे बीपी कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। therefore we can use the diuretic। पर डायूरेटिक फिर टाइप्स है, लूप डायूरेटिक, थायराइड डायूरेटिक, फिर पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, इसके बाद हमारे पास ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, and there is another type of diuretic which is known as a carbonic anhydrase inhibitor। तो सारे के सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे later when we study about diuretic in renal system। तो कहने का मतलब ये है ABCD। A mean AC inhibitor, A mean ARBs, B mean beta blocker, C mean calcium channel blocker, D for diuretic। तो आज आप लोग जाकर अपने ओल्ड नोट से ये जो फार्माकोलॉजी हमने पढ़ी है, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट इन सीवीएस फॉर द स्टेप 1 बेसिक, उसमें भी आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह चीजें मिलेगी। और जो सीसीबी डायूरेटिक है वो आगे फिर आएंगे, तो इंशाल्लाह वो मैं फिर कमिंग लेक्चर के साथ हल करूंगा। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि वो न ARBs में आते हैं, न ACE में, न डायूरेटिक में, न कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, वो डायरेक्टली वेसल को क्या करते हैं, डायलेट। दे आर कॉल्ड डायरेक्ट वेसोडायलेटर। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेसोडायलेटर। जैसा कि हाइड्रोलाजीन, कौन सा ड्रग है, हाइड्रोलाजीन। और हाइड्रोलाजीन इज अ ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इट एक्ट एज अ वेसोडायलेटर बट इट कैन लीड टू SLE लाइक सिम्टम। ये हमने पढ़ा था कि नहीं, कि मेलर रेश करा सकता है, बटरफ्लाई रेश करा सकता है। तो बटरफ्लाई रेश के लिए हमारे पास 3 ड्रग्स है, हाइड्रोलाजीन, आइसोनियाजेड एंड प्रोकेनामाइड। तो हाइड्रोलाजीन इज अ वेसोडायलेटर which can cause SLE like symptom। और लास्ट में याद रखें कि इन केस ऑफ प्रेगनेंसी whatever the question come, the drug of choice for treating hypertension in pregnancy answer is अल्फा मिथाइल डोपा। और अल्फा मिथाइल डोपा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करता है। डोपा कन्वर्टेड इनटू डोपामीन, डोपामीन कन्वर्टेड इनटू एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो अल्फा मिथाइल डोपा कन्वर्ट इनटू अल्फा मिथाइल डोपामीन, it will convert into अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। और अगर अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन बन जाए तो वो फिर बीपी नहीं बढ़ा सकता। तो ऐसा ड्रग बताए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करे और वो एपिनेफ्रिन चेन को चीट कर दे। और अल्फा मिथाइल, देखिए नॉर्मली तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो डोपा है, डोपा ये नर्व एंडिंग के अंदर न्यूरॉन में किस में कन्वर्ट होता है, डोपामीन में। और डोपामीन किस में कन्वर्ट होता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन में। और ये जाकर बीटा रिसेप्टर और अल्फा पे काम कर दे कि नहीं। अगर हम ऐसा ड्रग देंगे जो डोपा जैसा हो लेकिन इसके अल्फा कार्बन पे क्या चीज अटैच करे, मिथाइल, तो इससे क्या बनेगा, अल्फा मिथाइल डोपा। कंपनी के अंदर डोपा स्ट्रक्चर को हम डिराइव करते हैं और इसके साथ अल्फा कार्बन पे क्या मिलाते हैं, मिथाइल। तो अल्फा मिथाइल डोपा, तो ये क्या बनाएगा, अल्फा मिथाइल डोपामीन, ये बनाएगा ना। और अल्फा मिथाइल डोपामीन से अल्फा मिथाइल एपिनेफ्रिन। और ये जब जाकर इन रिसेप्टर पे काम करना चाहेगा तो ये रिसेप्टर कहेंगे कि ये मिथाइल कहाँ से लाए हो, यू आर नॉट फिट फॉर द वर्क।
تو اگر یہ کام نہیں کرے گا بیٹا الفا پہ تو بی پی کیا ہو جائے گی؟ وہ کم ہو جائے گی. تو دس الفا میتائل ڈوپا ایکٹ ان دا پیریفرل سسٹم یا سینٹرل سسٹم. یہ سینٹرلی ایکٹنگ اینٹی ہائپرٹینسو ہے اور یہ اس ڈوپامین کی چین کو چیٹ کر کے آخر میں الفا میتائل ایپینیفرین بنائے گا وچ از انفیکٹو فار ایکٹیویٹی اور بی پی کیا ہو جائے گی؟ وہ کم ہو جائے گی. اور الفا میتائل ڈوپا دس از دا بیسٹ میڈیکیشن یوز فار ٹریٹنگ ہائپرٹینشن ان پریگنینسی. کلیئر ہے؟ بس اتنا یاد کریں. اچھا جی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آج آپ لوگوں کو یہ بھی پوائنٹس ملا ہے کہ اس کو جا کر دیکھنا ہے اسپیشلی آپ لوگوں کو.